नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को मिली बड़ी राहत। 5 साल बाद ब्रिटेन की जेल से हुए रिहा। अमेरिका के साथ समझौते के तहत खुद पर लगे जासूसी के आरोपों को कबूल करने के फैसले पर हुई रिहाई। बुधवार को असांज अमेरिका के साइपन स्थित कोर्ट में होंगे पेश। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एवं सेना के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी। रूस ने इसे मॉस्को के खिलाफ बताया हाइब्रिड युद्ध। यूक्रेन ने की आईसीसी के कदम की सराहना। हमास के साथ संघर्ष के बीच इजराइल के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से जुड़े लोगों को सैन्य सेवा में भर्ती करने का आदेश। हमास लीडर इस्माइल हानिये के घर को आईडीएफ ने बनाया निशाना। यूएन प्रमुख का गाजा में तत्काल प्रभाव से संघर्ष रोकने का आह्वान। केन्या के विवादास्पद वित्त विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। हजारों प्रदर्शनकारी संसद में घुसे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें और गोलियां चलाईं। कई प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। 28 जून को ईरान में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। राष्ट्रपति पद के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सभी उम्मीदवारों ने जीत का दावा करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर रखे अपने अपने पक्ष। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। इसके लिए अमेरिका और असांज के बीच एक समझौता हुआ है। असांज की पत्नी स्टेला असांज ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पहली बार होगा जब मैं अपने पति से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से मिल पाऊंगी। असांज पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज चुराने और सार्वजनिक करने के आरोप लगाए गए थे। आखिरकार सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। अमेरिकी सरकार और जूलियन असांजे के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत असांजे कोर्ट में जासूसी मामले में अपना गुनाह कबूल करेंगे। 52 साल के असांजे पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज चुराने और सार्वजनिक करने के आरोप थे। अमेरिकी प्रशासन ने आरोप लगाए थे कि इराक और अफगानिस्तान से जुड़ी जो फाइलें विकीलीक्स ने सार्वजनिक की थी उससे कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। जूलियन असांजे बीते 5 सालों से ब्रिटेन की जेल में कैद थे और वो अंदर से अमेरिका में प्रत्यर्पित होने का केस लड़ रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकीलीक्स ने पोस्ट किया है, जूलियन असांजे आजाद हैं। 1901 दिनों की कैद के बाद वो 24 जून की तड़के बेलमार्श की जेल से बाहर आए। लंदन की हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर उन्हें रिहा किया गया, जहां से उन्होंने यूके छोड़ा। इस बीच असांजे की पत्नी स्टेला असांजे ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पहली बार होगा जब मैं अपने पति से पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मिल पाऊंगी। मुझे लगता है कि अमेरिकी सरकार की ओर से सही कदम यह होना चाहिए था कि वह इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर दे। हम निश्चित रूप से क्षमा मांगेंगे। जब हम पहली बार मिले थे तब वह घर में नजरबंद था। यह पहली बार होगा जब मैं उसे पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देख पाऊंगी। मैंने उन्हें कहा था कि अब हम आजाद चल सकते हैं, टहलने जा सकते हैं और कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई कर्फ्यू नहीं होगा। यह सब पिछले 14 वर्षों से बहुत अलग है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष पहले 18 मामलों में असांजे के खिलाफ सुनवाई चाहता था। इनमें से ज्यादातर मामले इराक और अफगानिस्तान युद्ध से जुड़े दस्तावेजों को लीक करने से जुड़े हुए थे। हालांकि असांजे ने इन आरोपों को ये कहते हुए खारिज किया था कि ये उनकी पत्रकारिता का हिस्सा थे। अमेरिका और असांजे के बीच हुए समझौते के तहत असांजे ने अपने ऊपर अमेरिका जासूस कानून के तहत लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। समझौते के तहत असांजे को 62 महीने की जेल की सजा सुनाई जाएगी, जो कि असांजे पहले ही ब्रिटेन की जेल में काट चुके हैं।
असांजे बुधवार को अमेरिका के उत्तरी मारियाना द्वीप साइपन स्थित कोर्ट में पेश होंगे, जहां उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराए जाने और सजा के ऐलान के बाद जूलियन असांजे अपने देश ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। दुनिया भर में अपने समर्थकों के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए विकीलीक्स ने कहा है कि ये एक वैश्विक अभियान का परिणाम है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न लोगों की मदद से ही ये साकार हो सका है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि आपके समर्थन के बिना यह कभी भी साकार नहीं हो पाता। ये बहुत ही खुशी का पल है, जूलियन की आजादी का दिन, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं असांजे की रिहाई की खबर का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जूलियन असांजे को जल्द से जल्द देश वापस लाया जाए। असांजे की गतिविधियों के बारे में लोगों के विचारों के बावजूद मामला बहुत लंबा खिंच गया है। उनके निरंतर कारावास से कुछ हासिल नहीं होने वाला है और हम चाहते हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया वापस लाया जाए। सकारात्मक नतीजों के लिए हमने हर सही रास्तों को अपनाते हुए ऑस्ट्रेलिया हितों की वकालत के लिए लगे रहे और ये मैं प्रधानमंत्री पद संभालने के पहले दिन से ही करता आया हूँ। गौरतलब है कि जूलियन असांजे ने साल 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की थी। साल 2006 में अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने से विकीलीक्स और इसके संस्थापक जूलियन असांजे सुर्खियों में आए। असांजे पर स्वीडन की 2 महिलाओं ने कथित दुष्कर्म के आरोप लगाए। असांजे को स्वीडन की अपील पर साल 2010 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। स्वीडन ने असांजे के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन असांजे ने उससे पहले ही साल 2012 में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली और वे गिरफ्तारी और स्वीडन प्रत्यर्पण से बच गए। करीब 7 सालों तक असांजे लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में रहे, लेकिन अप्रैल 2019 में इक्वाडोर दूतावास के अधिकारियों से विवाद के बाद असांजे को दूतावास से निकाल दिया गया। असांजे को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब ब्रिटेन की जेल में 5 साल गुजारने के बाद असांजे ने अमेरिका की सरकार के साथ समझौता कर 15 साल लंबी कानूनी लड़ाई को विराम दे दिया है। और आइए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इस बीच हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एवं सेना के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं रूस ने इसे मॉस्को के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध का हिस्सा बताया है, तो यूक्रेन ने आईसीसी के इस कदम की सराहना की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। इस बीच हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एवं सेना के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आईसीसी ने दोनों पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए हैं। न्यायालय ने एक बयान में कहा कि यह मानने के लिए तार्किक आधार हैं कि ये लोग 10 अक्टूबर 2022 से 9 मार्च 2023 तक यूक्रेन में बिजली उत्पादन एवं विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे पर रूसी सशस्त्र बलों के मिसाइल हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच रूस की सुरक्षा परिषद ने सर्गेई शोइगु और वालेरी गेरासिमोव के गिरफ्तारी वारंट को मॉस्को के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध का हिस्सा बताया। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आईसीसी के कदम की सराहना करते हुए कहा कि इन दोषियों को हम सलाखों के पीछे देखने की उम्मीद करते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा सोमवार को रूस पर प्रतिबंधों के 14वें पैकेज के जवाब में रूस के विदेश मंत्रालय ने दर्जनों यूरोपीय संघ मीडिया आउटलेट्स के प्रसारणों के देश के अंदर पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के 81 मीडिया आउटलेट्स के साथ साथ पैन यूरोपीय आउटलेट्स की सूची जारी की, जिनके देश में प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। वहीं क्रेमलिन ने रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए कहा कि यह एक 2-धारी हथियार है जो ईयू को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। हम इन प्रतिबंधों को अवैध मानते हैं। हम इनके सख्त खिलाफ हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये एक 2-धारी हथियार है और ये प्रतिबंध कई मायनों में उन देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे जिन्होंने इन्हें लगाया है। हमारे पास पहले से ही ऐसे उपायों का अनुभव है जो ऐसे प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करते हैं।
वहीं यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में रूस ने अमेरिका पर सीधे दखल देने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राजदूत को तलब किया। यूएन में रूस के राजदूत ने विरोध दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि क्रीमिया पर अमेरिका निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल ATACMS से यूक्रेन द्वारा घातक हमला किया गया। उन्होंने साथ ही इस हमले का जवाब देने की बात भी कही। कीव ने अमेरिका द्वारा समर्थित क्रीमिया के रूसी शहर सेवस्तोपोल में नागरिकों के खिलाफ एक जघन्य हमला किया। यूक्रेन ने क्लस्टर हथियारों से लैस अमेरिकी आपूर्ति वाले ATACMS मिसाइलों को लॉन्च किया। नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले का जवाब दिया जाएगा। उधर अमेरिका ने रूस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है और हम यूक्रेन को इसलिए हथियार प्रदान करते हैं ताकि वह सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध अपने क्षेत्र की रक्षा कर सके। हम यूक्रेन को हथियार प्रदान करते हैं ताकि वह सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध अपने संप्रभु क्षेत्र की रक्षा कर सके। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जो निश्चित रूप से यूक्रेन का हिस्सा है। रूस यूक्रेनी क्षेत्र पर अपना कब्जा करना बंद कर दे और नागरिकों पर हमले करना बंद कर दे। इस बीच यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में यूक्रेन की प्रधानमंत्री ओल्गा स्टेफानिशीना लग्जमबर्ग पहुंची। यूक्रेन और मोल्दोवा के EU में शामिल होने की प्रक्रिया आधिकारिक वार्ता के दौर में पहुंच गई है। हालांकि यूक्रेन की सदस्यता को हंगरी से चुनौती मिलने की आशंका बनी हुई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि सेना को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से जुड़े लोगों को सैन्य सेवा में भर्ती करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं गाजा में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये के घर को इजरायली हवाई हमले द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष थमने के बजाय और तेज होता जा रहा है। इस बीच इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि सेना को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से जुड़े लोगों को सैन्य सेवा में भर्ती करना शुरू कर देना चाहिए। गौरतलब है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का एक समूह है जिसे सेना में शामिल होने से छूट प्राप्त है। इजराइल में लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था के तहत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से जुड़े पुरुषों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है, जो कि अधिकांश यहूदी पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। ये छूट लंबे समय से धर्मनिरपेक्ष जनता के बीच गुस्से का कारण रही है और 8 महीने से जारी युद्ध के दौरान लोगों में गुस्सा और भी बढ़ गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है कि हम संघर्ष के समय में हैं और इस समय सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। इजराइल के भविष्य के लिए सबको भूमिका निभानी होगी। उधर इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। गाजा के विभिन्न इलाकों में सेना की कार्रवाई में हमास को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। इस बीच गाजा में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये के घर को इजरायली हवाई हमले द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें कई के मारे जाने की खबर है। वहीं लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वैश्विक समुदाय से गाजा में जारी संघर्ष पर रोक लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने के लिए दबाव डालना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने के लिए सभी दबाव डालने चाहिए। गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या किसी भी संघर्ष में मारे गए लोगों की संख्या से बहुत अधिक है। मेरा मानना है कि ऐसे न्यायालय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून से निपटते हैं और उन न्यायालयों के निर्णयों का सभी परिस्थितियों में सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिप लेजारिनी ने कहा कि गाजा में अराजकता फैल रही है क्योंकि कानून और व्यवस्था लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने साथ ही गाजा में अकाल का खतरा भी बताया। पिछले कुछ हफ्तों में सहायता पहुंचाना साधारण रूप से कष्टदायक रहा है। बहुत सारे ट्रक लूट लिए गए हैं, वे सही तरीके से गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। कानून और व्यवस्था लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अब से सितंबर के बीच किसी भी समय अकाल का खतरा है।
उधर मानवीय सहायता की आस देख रहे गाजा को जर्मनी ने 19 मिलियन यूरो की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेरबॉक ने साथ ही हमास से मांग की है कि बंधकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हम गाजा में लोगों के लिए सहायता भी बढ़ा रहे हैं। जर्मनी गाजा में अपने मानवीय सहायता को 19 मिलियन यूरो तक बढ़ा रहा है। गाजा में लोगों की पीड़ा को तुरंत कम करना हमास के हाथों में है, इसलिए हमास को सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए। गौरतलब है कि इस संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गाजा वासियों को झेलनी पड़ रही है, जो कि अपने घरों को छोड़कर मानवीय जरूरतों के अभाव में जीने को विवश हैं। ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए 28 जून को चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कुल 6 उम्मीदवार हैं। इस सूची में ईरान की संसद के अध्यक्ष और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाकर कलीबाफ भी मैदान में हैं। ईरान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर आखिरी मोहर गार्जियन काउंसिल लगाती है। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख उम्मीदवारों पर। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बीते 19 मई को विमान हादसे में मौत हो गई थी। इस बीच देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगामी 28 जून को चुनाव होने हैं। ईरान के राष्ट्रपति का ओहदा सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के बाद सबसे ऊंचा होता है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कुल 6 उम्मीदवार हैं। ईरान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर आखिरी मुहर गार्जियन काउंसिल लगाती है। गार्जियन काउंसिल में सर्वोच्च नेता खामेनी द्वारा चयनित सदस्य होते हैं। काउंसिल ने कुल 80 उम्मीदवारों में से 6 लोगों के नाम पर मुहर लगाई है। इस सूची में ईरान की संसद के अध्यक्ष और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाकर कलीबाफ भी मैदान में हैं। कलीबाफ ने अपने चुनावी अभियान के दौरान देश के विकास के लिए सीमाओं को खोलना जरूरी बताया है। देश की सीमाएं खोले बिना, दुनिया की सरकारों के साथ संपर्क स्थापित करे बिना देश में 8% की वृद्धि दर लाना असंभव है। पूर्व मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर काम करने वाले सईद जलीली भी राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। तेहरान में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए। जलीली को खामनी द्वारा 2007 से 5 साल तक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। हम अन्य देशों के साथ बातचीत करेंगे और समझौते तय करेंगे और हम जानते हैं कि क्या करना है। सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रूहानी के कार्यकाल में परमाणु कार्यक्रम रोक दिया गया। इससे न केवल देश को आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि आर्थिक विकास शून्य पर पहुंच गया। मसूद पज़ेशिकियान गार्जियन काउंसिल द्वारा चुने जाने वाले एकमात्र उदारवादी विचारधारा वाले उम्मीदवार हैं। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के प्रति इनका रुख कड़ा रहा है। पज़ेशिकियान 2022 में ईरानी कुर्द महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर पारदर्शिता की कमी की मुखरता से आलोचना करते आए हैं। हमें विदेशी प्रतिबंधों के बांध को तोड़ना चाहिए। उन लोगों को बर्बाद करना होगा जो प्रतिबंधों से लाभान्वित होते हैं। वह प्रतिबंधों की आड़ में हजारों अरबों का लाभ उठाते हैं। वहीं एक अन्य उम्मीदवार अली रजा ज़कानी तेहरान के मौजूदा मेयर की भूमिका निभा रहे हैं। कट्टरपंथी विचारधारा के ज़कानी को 2013 और 2017 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर दिया गया था। ज़कानी ने 2021 में रईसी को समर्थन देने के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, लेकिन इस बार वो जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की आर्थिक समस्या अमेरिका द्वारा लगाए गए क्रूर प्रतिबंध नहीं है। यह प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका के नुस्खे भर हैं। राष्ट्रपति पद की रेस में मुस्तफ़ा पूर्व मोहम्मदी और मौजूदा उपराष्ट्रपति अमीर हुसैन गाजी ज़ादा हाशमी भी शामिल हैं। पूर्व मोहम्मदी ने 2005 से 2008 के दौरान गृह मंत्री की भूमिका निभाई थी और वो इस दौड़ में शामिल होने वाले एकमात्र मौलवी हैं। दूसरी तरफ दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल के बाकी कार्यों को पूरा करने के लिए अमीर हसन गाजी ज़ादा हाशमी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों में 5 कट्टरपंथी नेता हैं और एक उदारवादी नेता। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईरान की जनता अर्थव्यवस्था, रोजगार, सुरक्षा समेत अनेक मुद्दों को लेकर किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। अफ्रीकी देश केन्या में देशवासियों पर लगने वाले कर में वृद्धि की गई है। इसका मकसद देश को कर्ज के बोझ से निकालना है। सरकार के इस कदम के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि केन्या का सार्वजनिक ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 68% है, जो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तय मानकों से 55% अधिक है। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की सरकार ने देश को ऋण के बोझ से बाहर निकालने के लिए देशवासियों पर लगने वाले कर में वृद्धि करने की योजना बनाई है। जनता को सरकार का फैसला खासा नागवार गुजरा। कर वृद्धि के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए हजारों केन्याई नागरिक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उनकी मांग थी कि सांसद एक विवादास्पद वित्त विधेयक में प्रस्तावित नए करों के खिलाफ मतदान करें। संसद में घुसने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और आंसू गैस से पुलिस द्वारा हमला किया गया। इस झड़प में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। अब तक के विरोध प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए और करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ प्रदर्शनों के चलते देश में इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान आ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बिल में केन्याई सरकार ने अतिरिक्त $2.7 बिलियन की राशि जुटाने के लिए कर बढ़ाने की योजना बनाई है। डिजिटल भुगतानों में 5% कर, ब्रांड पर लगने वाले वैट में 16% की वृद्धि, कच्चे और वनस्पति तेल के उत्पादन शुल्क में 25% की वृद्धि, आय और मोटर वाहन पर 2.75% का अतिरिक्त शुल्क समेत कई अन्य कर बढ़ाने की योजना सरकार लेकर आई है। सरकार हमारे साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करती है। हम इस विधेयक के हर बिल को खारिज करते हैं। हम किसी भी संशोधन की मांग नहीं करते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं और सत्ता अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। केन्या का सार्वजनिक ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 68% है, जो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तय मानकों से 55% से अधिक है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 2022 में पद संभाला था। तब उन्होंने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का वादा किया था। विरोध प्रदर्शन का यह दौर तब शुरू हुआ जब सांसदों ने नए करों की पेशकश करने वाले वित्त विधेयक पर मतदान किया। इन नए करों में इको लेवी भी शामिल है, जो सैनिटरी पैड और डायपर जैसी वस्तुओं की कीमत बढ़ाएगी। लोगों के आक्रोश के बाद ब्रेड पर कर लगाने का प्रस्ताव हटा दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी संसद से इस विधेयक को पारित नहीं करने का आह्वान कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें वोट दिया। रूटो अपनी यात्राओं में जो पैसा लगाते हैं, उन्हें उसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहिए। राष्ट्रपति रूटो ने युवा प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी चिंताओं को दूर करने का वादा किया है, लेकिन ये वार्ता कब होगी, इस बात पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। अब देखना होगा कि क्या सरकार जनता के सामने घुटने टेकती है या नहीं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर देखा जा रहा है। अमेरिका के साउथ डकोटा में पिछले कुछ दिनों से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है।
चीन में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है, वहीं चिली में हिमस्खलन के कारण दर्जनों लोग फंस गए हैं। सड़कें बंद कर दी गई हैं, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जलवायु परिवर्तन विश्व भर के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं बाढ़ के कारण लोग बेघर हो रहे हैं, तो कहीं सूखे से भूखमरी, कहीं गर्मी से हाल बेहाल है, तो कहीं बर्फबारी हो रही है। अमेरिका के साउथ डकोटा में पिछले कुछ दिनों से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कई इलाकों में 17 इंच से भी अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। सड़कों और इमारतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि कई घर भी पानी में डूबकर जलमग्न हो गए। रेलवे और बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंचा है। इलाके में आवागमन ठप पड़ गया है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों को निकाला गया है। रेस्क्यू टीम डोर टू डोर जा रही है और लोगों को खतरनाक स्थितियों से बाहर निकाल रही है। बाढ़ की वजह से कई घर पानी में बह गए। मेरा दिल उन परिवारों के लिए दुखी है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। उधर चीन में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बेघर हो गए हैं। चीन के कई प्रांतों में बिजली गुल होने के कारण हजारों लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। दक्षिण प्रांत हुनान में भी मूसलाधार बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है। यहां पर भी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच चिली की राजधानी सैंटियागो के पहाड़ी कस्बों में हिमस्खलन के कारण दर्जनों लोग फंस गए हैं। सड़कें बंद कर दी गई हैं। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बर्फीले तूफान के कारण मध्य चिली के मैम्पो प्रांत में बर्फ के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। रास्ते पर बर्फ जमने के कारण कई शहरों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।